नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारी लाइव क्लास ऐप की क्लास पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा ये टेक्निकल जो चीज़ें होती है ना, अब मुझे भी इनसे परिचित अच्छे से होना पड़ेगा। तो थोड़ा ये 2-5 मिनट का जो ऊपर नीचे का जो टाइमिंग है ये हो जाता है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के कारण होता है, क्योंकि मेरा खुद का भी थोड़ा सा हाथ तंग है, मतलब टेक्निकल चीज़ों में। इस कारण अब ट्रेनिंग ले रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। खैर, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि कल शाम को भी अपनी क्लास नहीं हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स हम लोग बात कर रहे थे मनोविज्ञान के विकास की अवस्थाएं या विकास के चरण या विकास की यात्रा कितने कालखंडों में पूरी होती है। 4 कालखंडों में पूरी होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में। तो वहाँ पर हम मनोविज्ञान की विकास यात्रा और अवस्थाओं की बात कर रहे थे, जिसके 4 चरण थे। हमने सबसे पहले 16वीं सेंचुरी की बात की थी, 16वीं सदी की बात की थी, जहाँ पर हमने पढ़ा मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन और विज्ञान है। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। अनु बेटा खेरादी, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। ये नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो अभी है, 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, ताकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी सुबह क्लास होगी, हर हाल में होगी, किसी भी कंडीशन में होगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता भी दिया था। खैर, तो बाकी चीज़ों की अनु, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, यही टाइम नहीं रहेगा। वो तो जब हमारा शाम को जब क्लास नहीं हो पाती है तो फिर हम सुबह ले लेते हैं, लेकिन क्लास लेना जरूरी है, होना जरूरी है और मज़ेदार कंटेंट आपके पास पहुंचना जरूरी है। ये मेरा पर्पज है और इससे मैं कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहता। खैर, तो हम लोगों ने बात की थी समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोइकल और सुकरात हमने पढ़ा। हमने कहा कि मनोविज्ञान को इन्होंने, इन सभी समर्थकों ने, इन सभी सपोर्टर्स ने आत्मा का ही विज्ञान क्यों कहा, आत्मा का ही स्टडी करने वाला विषय क्यों कहा। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था, अब तक जितना पढ़ाया है उसकी भी सारी, अच्छा अनु कह रही है यही टाइम रहने दो, ठीक है, अपन देख लेंगे। मॉर्निंग का टाइम भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ इस टाइम में, एक अलग ही मज़ा है, तो अपन देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आत्मा का ही विज्ञान क्यों कहा, इसको हमने पढ़ा, क्योंकि ये सभी दार्शनिक थे। दार्शनिक होने के नाते इनका प्रिय विषय दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र का प्रिय विषय, सर्वोत्तम विषय आत्मा था। तो उस आत्मा को दर्शन शास्त्र से उठाया और इन्होंने मनोविज्ञान के साथ ऐड कर दिया और मनोविज्ञान को परिभाषित कर दिया कि मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा की स्टडी करता है, आत्मा को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दर्शन शास्त्र का सर्वोत्तम विषय और तत्व आत्मा है, ठीक है। सर्वोत्तम चूंकि होने के कारण आत्मा प्राणी में जीवन का संचार करती है, गुणों का भंडार है, व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। आत्मा की बातें कही, आत्मा सर्वोत्तम है, आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा जीवन को बहुत बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है, आत्मा गुणों का खजाना है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा ये मानते थे, जानते थे, बताते थे, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से लिया, ठीक है। फिर आगे चलकर हम लोगों ने कहा, फिर 17वीं सदी के विद्वानों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का अपितु मन मस्तिष्क का विज्ञान है। मेरी क्लास में रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, और मैं समझाने वाली क्लास ही डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान से रखनी है। इट मीन्स मेरी बातों को आपको सुनना है, जितनी बार मोर एंड मोर टाइम्स आप सुन सकते हो। स्टडी ऑफ माइंड से हम लोगों ने कहा, ठीक है। वन सेकेंड,
हाँ जी बेटा, देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग स्टडी ऑफ माइंड की हम लोगों ने बात की, जिसके समर्थक, प्रमुख समर्थक इटली के पोम्पोनो जी हैं और अन्य समर्थक थॉमस रीड, लिबनिज, हॉब्स, जॉन लॉक आदि हम लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने बात की, आलोचना की इन्होंने 16वीं सदी के आत्मा के मनोविज्ञान की, यानी 17वीं सदी के इन विद्वानों ने 16वीं सदी के आत्मा के विज्ञान की, आत्मा के अध्ययन के इस विषय की आलोचना की, कटु आलोचना की, और कहा कि आधार क्या दिया कि आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, ना इसका मापन हो सकता, ना इसका मूल्यांकन हो सकता है, ना इसे आप देख सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं। तो फिर मनोविज्ञान आत्मा का कैसे हुआ? दैट्स वेरी रॉन्ग। ये परिभाषा बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको नहीं बताना चाहिए कि मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा का अध्ययन करता है, दैट्स वेरी बैड, ऐसा इन्होंने कहा। इस प्रकार फिर इन्होंने कहा कि आत्मा की तुलना में मन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत अधिक अच्छा है, और इस बात की वकालत यहाँ पर ये करते हैं कि क्यों है, क्योंकि आत्मा की कोई विशेषताएं नहीं होती, आत्मा के कोई गुण नहीं होते, ऐसा 17वीं सदी के विद्वान कह रहे हैं। 16वीं सदी के तो आत्मा को सर्वोपरि मान रहे थे, लेकिन 17वीं सदी के कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा का तो कोई रंग रूप आकार प्रकार ही नहीं होता। तो भाई मन की, लेकिन मन की विशेषताएं होती हैं, मन के अनेक गुण होते हैं। क्या होते हैं भाई? मन तो चंचल होता है, मन हमेशा क्रियाशील होता है, मन हमेशा गति करता रहता है, रुकता नहीं है, एक्टिवेट रहता है, ऑलवेज एक्टिवेट रहता है, मन हमेशा सक्रिय है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझाए आपको, गजब गजब के एग्जाम्पल समझाए। मन एकाकी है, मैंने आपको समझाया क्या होता है एकाकी होना, मन की विशेषता। मन निरंतर है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, निश्चित रूप से आप सुन लेना। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, क्या है? निश्चित तौर पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा 19वीं सदी की, क्योंकि 17वीं और 18वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान बना बेटा? आज हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 19th सेंचुरी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? निश्चित तौर पर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान था। मनोविज्ञान चेतना, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन या विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन या विज्ञान है, ऐसा कहते हैं 19वीं सदी के मनोविज्ञानी। अब देखो बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चेतना यानी साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इज इट क्लियर बेटा? यहां पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज कॉन्शियसनेस। ये आपको इंपोर्टेंट और ढंग से पढ़ना है, समझना है। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। अब चेतना के विज्ञान के समर्थक अगर हम पढ़ें, देखिएगा, अगर हम इसके सपोर्टर्स की बात करते हैं, समर्थकों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण समर्थक जो हैं वो हैं विलियम वुंट। इनको विलहेल्म वुंट इनका पूरा सही नाम मिलता है देखने को, लेकिन हमको फ्लो में आदत पड़ी होती है विलियम विलियम विलियम। नेहा बेटा मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। चलिएगा, ठीक है, तो विलियम वुंट, उसके बाद विलियम, इनके शिष्य पहले लिख लेते हैं, टिचनर, उसके बाद विलियम जेम्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, भले ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये समझाऊंगा कि विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स,
जब मैं इनके मनोवैज्ञानिक संप्रदाय आपको पढ़ाऊंगा, मनोवैज्ञानिक स्कूल्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर विलियम जेम्स अलग संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जबकि वुंट और टिचनर एक अलग संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात मनोविज्ञान के संदर्भ में चेतना के समर्थन की आती है, चेतना के रूप में परिभाषित करने की आती है, तो विलियम जेम्स मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं और परिभाषित होना सही बतलाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक भी हैं और जिनकी फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 थी। ठीक है ना, विलियम जेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने आत्मसंप्रत्य शब्द दिया था, मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था, बहुत सारी बातें इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सली, और वाइव्स, ये तो आपको पता ही है। आदि ये सभी मनोविज्ञानी निश्चित तौर पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के समर्थक हैं, मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करने के पक्षधर हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो पहला प्रश्न आपका एग्जाम के लेवल में जो बनता है वो यही बनता है कि मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित करने वाले कौन हैं? तो वुंट हैं, टिचनर हैं, जेम्स सली हैं और उसके बाद वाइव्स हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आता है हमारा, उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं कि इन 19वीं सदी के विचारकों ने कहा, क्या कहा? आलोचना कर दी किसकी? आलोचना 17वीं सदी की, 17वीं सदी की, 17वीं सदी के मन के विज्ञान की, मन के मनोविज्ञान की। मन के मनोविज्ञान की इन्होंने क्या कर दी? आलोचना कर दी। मन के मनोविज्ञान की इन्होंने आलोचना कर दी। ये बात हमको ध्यान में रख लेनी चाहिए। आलोचना की। अब आलोचना का आधार क्या था? आलोचना का आधार था, मतलब आधार या तर्क इन्होंने दिया। याद रखना, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि 19वीं सदी के विचारकों ने जब मनोविज्ञान को चेतना के रूप में परिभाषित किया तो इनका ये तर्क था कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान कैसे हो सकता है, मन मस्तिष्क का ही अध्ययन करने वाला विषय कैसे हो सकता है। 17वीं और 18वीं सदी के लोग महामूर्ख थे क्या? बिल्कुल बेवकूफ थे क्या जिन्होंने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान बता दिया? क्योंकि आत्मा की तरह ही मन का भी ना तो कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, ना स्वरूप होता है, ना ही कोई आकार होता है, ना ही कोई प्रकार होता है, ना ही मापन हो सकता है, ना ही मूल्यांकन हो सकता है, ना मन को देखा जा सकता है, ना मन को छू सकते। तो फिर मनोविज्ञान मन का विज्ञान कैसे हुआ? आत्मा की तरह ही इसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो मनोविज्ञान मन का मस्तिष्क का विज्ञान कैसे हुआ? ये कहना था इन सभी 19वीं सदी के विचारकों का। चूंकि मन, कभी किसी को आपने कहते सुना है उसका मन काला है, उसका तो पिंक है, उसका तो येलो है, उसका तो ग्रीन है? कभी नहीं कहते सुना। हाँ, ये जरूर कह देते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, अरे थारो तो मन ही काड़ो से, आपका तो मन ही काला है, आपके तो मन में ही खोट है। ये जरूर कह देते हैं हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन कभी काला नहीं होता, मन का कोई रंग ही नहीं होता। हाँ, ऐसा कभी नहीं कहते सुना आपने उसका मन 100 ग्राम का है, उसका 10 किलो का है, उसका 2 किलो का है, उसका 1 किलो का है। दैट्स नॉट। ना ही आपने ये कहता सुना होगा किसी को कि उसका मन त्रिभुजाकार है, उसका चतुर्भुजाकार है, उसका ये शेप है, उसका ये शेप है। दैट्स नॉट, ये भी नहीं। और ना ही मन का मापन और मूल्यांकन हो सकता है, ना उसे तोल सकते हो, ना उसका मापन कर सकते हो। हाँ, कुछ हद तक मन के बारे में ये माना जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि वो व्यक्ति जो है
शायद उसको ये वाली चीज़ पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक फेवरेबल एग्जाम्पल देता हूँ अपने बच्चों को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेज में, जो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल करना हो और किसी बच्चे की मन की दशा को जानना हो तो आपके पास एक तरीका है। क्या तरीका है? बच्चा है छोटा सा, उसके सामने 5-7 आपने टॉयज़, खिलौने डाल दिए। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? बार बार सिर्फ एक ही खिलौने की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, एक ही खिलौने की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। तो आपने उस बच्चे की उस एक्टिविटी से जान लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन को कौन सा खिलौना पसंद है, इस बच्चे को कौन सा खिलौना पसंद है। आपको ये बात समझ में आने लगती है, और ये बात जब समझ में आने लगती है तो इट मीन्स आपने मन की उस स्थिति को कुछ हद तक जान लिया, पहचान लिया। तो वास्तव में कुछ हद तक मापन किया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन ये लोग कहते हैं 17वीं 19वीं सदी के, नहीं यार, मन तो सबका अपना अपना है, निजी है, मन अंतर्मुखी है। तो इनका तर्क क्या था? मन तो निजी है। दूसरा तर्क था, मन तो अंतर्मुखी है। और तीसरा तर्क क्या था? आत्मा की तरह ही मन का भी, आत्मा की तरह ही मन का भी ने तो कोई रंग, रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार, मापन, मूल्यांकन होता है, और न ही मन को देखावे स्पर्श किया जाता है, न ही मन को देखा व स्पर्श किया जाता है। इसीलिए मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का नहीं अपितु चेतना का विज्ञान है। और चूंकि 19वीं सदी में चेतना नाम की एक सुंदर सी कन्या बालिका थी और उसके स्थान पर युवती थी, यौवना थी, आप ऐसे समझिएगा, उसके नाम पर मनोविज्ञान का नाम चेतना का विज्ञान रख दिया। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चेतना तो किसी भी प्राणी की जागृत अवस्था है, उसकी अवेयरनेस है, उसकी कॉन्शियसनेस है, उसका चेतन मस्तिष्क है, उसका होशो हवास है, उसकी प्रत्यक्ष वस्तुगत स्थिति है, उसका वर्तमान जागृत स्वरूप है। उसके आधार पर मनोविज्ञान को इन्होंने चेतना का विज्ञान बतला दिया। किसका विज्ञान बतला दिया प्यारे बच्चों? चेतना का विज्ञान बतला दिया। याद रखिएगा, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चेतना के यानी कॉन्शियस के प्रबल समर्थक वैज्ञानिक विलियम वुंट और टिचनर हैं, एवं शिष्य टिचनर। वुंट के ही शिष्य थे एवं शिष्य टिचनर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलकर हम जब बात करते हैं तो वुंट ने
वुंट ने चेतना के दो तत्व बतलाए हैं। वुंट ने चेतना के कितने तत्व बतलाए? दो तत्व। कितने तत्व? दो तत्व। कौन कौन से दो तत्व बतलाए हैं ये देख लीजिएगा। दो तत्व में पहला और दो तत्व में दूसरा, ये दो तत्व बतलाए हैं, जिसमें पहला आता है प्रतिमा। पहला कौन सा है? प्रतिमा। और दूसरा है संवेदना। और इस संवेदना को इन्होंने भाव भी कहा है। संवेदना को इन्होंने भाव भी कहा है। जबकि वुंट यहां पर उनके शिष्य टिचनर ने, जबकि इनके शिष्य टिचनर ने, ये अलग नोट है, ध्यान रखिएगा, टिचनर ने तीन तत्व। अब तीन तत्व कौन कौन से? नंबर 1 प्रतिमा, नंबर 2 संवेदना, इसको अलग कर दिया इन्होंने, और नंबर 3 भाव या अनुराग। भाव या अनुराग। इस प्रकार से इन्होंने तीन तत्व बताए हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर मैंने एक बात कही है, चेतना के सबसे प्रबल समर्थक आपके विलियम वुंट और टिचनर हैं, जो इसके जनक भी कहे जाते हैं। इसी के आधार पर इनको संरचनावादी मनोविज्ञानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है, इनका नाम विभूषित किया जाता है। और चूंकि मैंने आपको बताया था 1892 में कार्नेल विश्वविद्यालय में, जो कि अमेरिका में है, शिकागो अमेरिका में, वहां पर इन्होंने अपना संरचनावादी संप्रदाय या स्कूल बनाया था, और उसी के आधार पर इन्होंने चेतना की बहुत बेहतर व्याख्या की है, और उसके आधार पर इन्होंने शैक्षिक प्रवृत्तियों को प्रवृत्त किया है। आगे चलकर जब हम बात जानेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। देखिएगा, जब हम विलियम वुंट की और टिचनर की कहानी पढ़ते हैं तो वुंट और टिचनर, तो इनके साथ बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। क्या जुड़ जाती हैं? देखिए बेटा, इन्होंने संप्रदाय चलाया। इनका जो संप्रदाय था, ये संप्रदाय था इनका कौन सा? संरचनावादी। संरचनावादी संप्रदाय, स्कूल या संप्रदाय एक ही बात है। ठीक है। 1892 कार्नेल विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय। यूएसए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। साथ साथ यहां पर इनके बारे में कहा भी जाता है, जाना भी जाता है, ये संरचनावादी तो थे ही, यहां पर अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक और जनक कहे जाते हैं, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। क्लियर है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विलियम वुंट और टिचनर की जब हम बातें करते हैं
तो ये चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। खैर आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये था, क्वेश्चन ये था कि मनोविज्ञान को आखिर इन्होंने चेतना के रूप में क्यों परिभाषित किया? वजह क्या थी कि इनको चेतना ज़्यादा अच्छा लगा, चेतना के रूप में इन्होंने बेहतर डिस्क्रिप्शन दिया? तो इनका कहना था कि किसी भी प्राणी का, किसी भी मानव का, किसी भी शिशु का, किसी भी बालक का अगर आपको बिहेवियर पढ़ना है, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता करना है, तो वो उसकी चेतन अवस्था में संभव है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने के बाद जब आप अपने स्कूल में पहली बार जाते हैं और वहाँ पर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, राइट? तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर कोई भी जो प्रिंसिपल है, जो स्कूल का सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेटा बताइए, आज आपकी पहली ज्वाइनिंग है, तो आपने 1 घंटे क्लास में पढ़ाया, तो क्या आपको पता लगा कि उसमें कितने बच्चे नोटोरियस हैं, शैतान हैं, कितने बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं? तो आपने डिनाई कर दिया। अच्छा, कितने बच्चे विकलांग हैं? एक और प्रश्न पूछ लिया, तो आपने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता। अब अगले दिन आप क्लास में गए और अगले दिन आपके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था कि यार मैं टीचर हूं, मुझे मेरी क्लास का पता नहीं कि मैं अपने बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर आपने क्या किया? आपने सोचा कि सबसे पहले मैं पता तो करूं कि यार कौन विकलांग है, कौन प्रतिभाशाली है। उसके लिए आपने क्या किया? अपने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने उत्तर दिया, उत्तर कोई दे सकता है तो वो उसकी चेतन अवस्था में दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति अचेत है, बेहोश है, तो क्या वो आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक मित्र है जो एक दिन हम लोग बाहर खाना वाना खाने चले गए, मूवी वगैरह देखने चले गए थिएटर में। तो जब घर लौटे तो हमारा मित्र सो चुका था। तो भाई साहब हमने खूब गेट बजाया, उसने नहीं खोला। खूब गेट बजाया, नहीं खोला। हमने डीजे बजा लिया, तब भी नहीं खोला। वो इतना अचेत था, बेहोश था। अब आप सोचो, हमने गेट खटखटाया, हमने गेट को बहुत अच्छे से नॉक किया, डीजे बजा लिया, उसके बावजूद नहीं खोला। इट मीन्स वह चेतन नहीं था। अगर चेतन होता, उसके कानों में वो आवाज पहुंच जाती, तो निश्चित तौर पर वो जाग जाता। तो ये जागृत प्राणी की जागृत अवस्था जो है ना, उससे बहुत सारी बातें पता लगती हैं। तभी तो लोग कहते हैं, अरे सर क्या बात करते हो, मैं तो बोली से बता देता हूं किस खेत की मूली है। अरे सर मैं तो आंखों से पहचान जाता हूं किस खेत की मूली है। क्या खाक पहचान जाते हो? अरे भाई, प्राणी की जागृत अवस्था, उसकी चेतन अवस्था से बहुत सारी बातें हमको पता लग जाती हैं। उसके आधार पर हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ यही है कि जब आपकी क्लास से आपने पता किया कि विकलांग कौन है, तो आपको जब बच्चे बैठे हुए थे तो आपने नहीं जान पाए। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, यार मैंने साइकोलॉजी में संजय सर ने मुझे बताया था कि प्राणी की चेतन क्रियाएं जो हैं उससे बहुत सारी बातें पता लगती हैं। आपने तुरंत बच्चों को खड़ा किया और कहा कि बेटा एक राउंड लगा के आओ, गार्डन के ग्राउंड में एक राउंड लगा के आओ। जब बच्चे राउंड लगाने गए तो आपको पता चल गया, क्योंकि वो उनकी जागृत अवस्था थी, बैठी हुई अवस्था। जब आप किसी बच्चे की चाल पता करना चाहते हैं तो बैठी हुई अवस्था से नहीं होगा। तो उसके आधार पर जब आपने चलाया उनको, तो पता लग गया विकलांग कौन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जब आपने प्रश्न पूछा, जिसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आपने पता कर लिया कि यही बालक प्रतिभाशाली है। आपने प्रश्न पूछा कि बताओ पानी में रहने वाले 5 जानवर कौन कौन से हैं, पानी में रहने वाले 5 जानवर कौन कौन से हैं। आपने प्रश्न किया, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताता हूं। हाँ बेटा बताओ, आपने कहा सर मेंढक, मेंढक की बेबे मतलब पत्नी, मेंढक के पिता, मेंढक की मां और मेंढक के बच्चे। हो गए ना 5। तो आप समझ गए कि क्लास का यही बच्चा शैतान है। तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू क्रिएट, ठीक है ना? तो इन सब चीजों से आपको पता लग गया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, जब बच्चे ने आंसर देना शुरू किया, जब बच्चों को आपने चलाना शुरू किया, जब बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल आपसे अभी मैं स्थिर खड़ा हूं, बिल्कुल
सावधान की स्थिति में खड़ा हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपकी क्लास में आया, 500 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने आपको कहा कि चलो बच्चों बताओ मेरी चाल कैसी है, मेरी चाल पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे बताएंगे? आप कोई अंतर्यामी थोड़ी हैं, नहीं ना, बिकॉज ऑफ ये मेरी स्टेबल अवस्था है, ये मेरी अचेत अवस्था है। जब मैं चलने की क्रिया करूंगा, जब मैंने चलना शुरू किया तो आपने बताया कि मैं लटक के चलता हूं या मटक के चलता हूं। सीधी सी बात, इट मीन्स किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शिशु का, किसी भी पशु पक्षी का, किसी भी बालक का, अगर उसको व्यवहार को आपको स्टडी करना है तो वो उसकी चेतन क्रियाओं के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी वकालत विलियम वुंड, टिचनर, विलियम जेम्स, जेम्स सली और वाइव्स करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का नहीं अपितु चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है बेटा? चेतना का। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स, पार्वती क्लास कितने बजे से चली है? बेटा 8:15 बजे चली थी क्लास। मैंने आपको कल समय बताया था बेटा, क्योंकि थोड़ा सा, बस थोड़ी सी 1-2 दिन की और समस्या है तो फिर आपके पास आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन टक बजेगा कि क्लास कितने बजे शुरू हो रही है, अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें टेक्निकल चीज़ों की वजह से रुकना नहीं है, हमें तो पढ़ना है। जितनी क्लासेज आपको मैंने करवा दी हैं पहले, आज मुझे लग रहा है 6ठी-7वीं क्लास है, तो आपको उन क्लासेज को इतनी बार सुनना है, इतनी बार रिपीट करना है कि मैं कह रहा हूँ आपकी खोपड़ी खुल जाए। बस एक एक क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 50 टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, आपको इसी में मिलना है, हर बच्चे को देने वाला हूँ जो भी मेरे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ रहा है। इसीलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इसीलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया, वेरी गुड, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात कही। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो वुंड और टिचनर के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और मनोविज्ञान क्यों चेतना का विज्ञान है इसका बहुत अच्छा तर्क आपको समझाया, बताया। लेकिन सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ, सिलसिला तो इसके आगे शुरू होता है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप मेरे पढ़ाने, मैंने तो सिर्फ आपको YouTube पर पढ़ा रहा था, मैं तो अपने प्रयास कर रहा था। आपने मेरी तकनीक को समझा, आपने मुझे जाना, आपने मेरी पढ़ाने के अंदाज को जाना, आपने मेरे कंटेंट को देखा, उसके बाद आपने पैसा दिया मुझे और आप मेरे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े और तब पढ़ने लगे ना। ये कब संभव हो पाया? मेरी चेतन अवस्था में, मेरी चेतन क्रियाएं जब मैंने आप तक पहुंचाई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों, सिगमंड फ्रायड इसके सबसे बड़े आलोचक हुए और उन्होंने कहा कि आप कैसे पागल व्यक्ति हो। 19वीं सदी के लोगों को इन्होंने पागल कहा। यानी अब सदी आ जाती है 20वीं। आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं बेटा? 20वीं सदी की। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको वही तो समझा रहा हूं, 20वीं सदी या 20th सेंचुरी। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं। हाँ भाई बंसीवाल भैया नमस्कार। तो आज आपके पास नोटिफिकेशन आया क्या क्लास का? अपनी एप्लीकेशन वाली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सूचना आपको मिली थी क्या? किस किस को मिली एक बार बताएं मुझे, जिन जिन को मिली हो बता दें। तब तो मुझे लगता है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है आपकी। हाँ भाई, चलिए तो बात करते हैं आगे। हम लोग 20वीं सदी पर आते हैं और 20वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये कहते हैं 20वीं सदी में मनोविज्ञान
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन है ना। साइकोलॉजी, अनु आपको भी आई थी? अच्छा ठीक है, देखिएगा साइकोलॉजी एज द स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। गजब की बात है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, या फिर हम कहें मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ये 20वीं और 21वीं सदी यानी आज के लोग यही कहते हैं। ओके खैरादी, आज तो नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, तो अब डेली आ जाया करेगी, डोंट वरी, ऑटोमेटिक आया करेगी जब भी क्लास होगी, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, तो साइकोलॉजी एज द स्टडी एंड साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का विज्ञान है। ये सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं, तो इन सब बातों के साथ हमें बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं ऑटोमेटिक कि यार वास्तव में इसके समर्थकों की अगर हम बात कर लें तो इसके समर्थक कौन कौन हैं। देखिए बच्चों, इसके समर्थक हैं आपके जेबी वॉटसन, ठीक है, उसके अलावा जेबी वॉटसन, ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, उसके अतिरिक्त पावलोव, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे। आईपी पावलोव, ठीक है, पिल्सबरी, मैकडूगल, जड़, टर्मन, हल, एडविन गुथरी, वुडवर्थ, आदि ऐसे विद्वान थे जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने की वकालत करते हैं। क्या करते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इस बात का समर्थन करने वाले जितने भी विद्वान हैं उनमें हम लोगों ने नाम लिखा, फेमस सभी लोगों का। ठीक है, बहुत सारे लोग मनोविज्ञान मतलब व्यवहारवादी मनोविज्ञानी हैं जो मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित करने की वकालत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो उनमें से बहुत मुख्य नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं। हम 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी के ऐसे कुछ मनोविज्ञानी जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के घोर विरोधी हैं, उसके ठीक अपोजिट चलते हैं, उसकी ठीक उलट बात करते हैं। उनमें एक सबसे फेमस नाम आता है प्रोफेसर वुडवर्थ का। किसका? प्रोफेसर वुडवर्थ का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई 19वीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान के कटु आलोचक कौन कौन थे और उन्होंने अपनी आलोचना में क्या कहा, किस आधार पर उन्होंने चेतना के मनोविज्ञान की कटु आलोचना कर दी, उसे इग्नोर कर दिया, उसे आउटडेटेड बता दिया, उसे स्ट्रीम से बाहर का विषय बता दिया और कहा
कि नहीं, 19वीं सदी के लोग मूर्ख थे। मूर्ख ही नहीं अपितु महामूर्ख श्रेणी में काउंट होते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बता दिया। कैसे संभव है? चेतना तो प्राणी का सिर्फ कुछ % हिस्सा है, बाकी तो उसके अचेतन में इतना सारा भंडार भरा होता है। इसीलिए मनोविज्ञान चेतना का कैसे हो सकता है? इन्होंने कहा तो इनमें सबसे पहला नाम, मतलब हम लोग जब बात करें आलोचना, अगर मैं आपको आलोचना समझाऊं तो आलोचना, कौन सी आलोचना भैया? 19वीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना, चेतना के मनोविज्ञान की, 19वीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान की। उन्नीसवीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना पढ़ रहे हैं। किसकी? 19वीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना जब हम पढ़ें तो इन लोगों का तर्क था, क्या तर्क था? कि मनोविज्ञान चेतना का नहीं अपितु व्यवहार का विज्ञान है, और चेतना के सबसे प्रमुख समर्थक वुडवर्थ हैं। प्रोफेसर वुडवर्थ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, उसके बाद मन मस्तिष्क को छोड़ा, उसके बाद चेतना का परित्याग किया, परित्याग यानी छोड़ना, वही परित्याग किया, और आज यह व्यवहार को अपनाता है, और आज यह व्यवहार को अपनाता है। ये कोटेशन कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, कई बार, कितनी ही बार एग्जाम्स में पूछी गई है। प्रोफेसर वुडवर्थ जब चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मनोविज्ञान ने सबसे पहले 16वीं सदी के मन मस्तिष्क को पीछे छोड़ दिया, उसके बाद 16वीं सदी के आत्मा को पीछे छोड़ दिया, फिर 17वीं सदी के मन मस्तिष्क को पीछे छोड़ दिया, फिर 19वीं सदी के चेतना का भी परित्याग कर दिया, और आज यह व्यवहार को अपनाता है, आज यह व्यवहार की वकालत करता है, आज यह व्यवहार के आधार पर प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। इन सब बातों की वकालत की किसने? प्रोफेसर वुडवर्थ ने। उसके बाद दूसरे प्रमुख आलोचक हम पढ़ते हैं, दैट इज विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल नंबर टू विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? देखिएगा, जब विलियम मैकडूगल की कहानी आपको समझ में आती है तो ये कहते हैं, अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी,
कब लिखी गई? 1905। तो अपनी इसी पुस्तक में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में के 16वें पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर बेटा? 16वें पृष्ठ पर चेतना शब्द की भरसक निंदा की है, भरसक निंदा की है। मतलब चेतना शब्द की भरपूर निंदा की है इन्होंने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर, जो कि 1905 में लिखी गई थी। इस बुक में इन्होंने चेतना शब्द की भरसक निंदा की है। और क्या कहा है? और कहा है और चेतना को बहुत बुरा शब्द, बहुत बुरा शब्द, यानी पहली बात बहुत बुरा शब्द कहा है। नंबर 2 रूढ़ शब्द कहा है, रूढ़ कहा है, रूढ़ शब्द की संज्ञा दी है। उसके अलावा प्राचीन कहा है, प्राचीन शब्द कहा है, बेकार शब्द कहा है, और लिखा है अपनी पुस्तक में, क्या लिखा है? और लिखा है कि यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि चेतना शब्द आधुनिक प्रचलन में आ गया। गजब की बात लिखी इन्होंने, ये कहा कि यह मनोविज्ञान के लिए तो दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में जिस शब्द को, जिस चेतना शब्द को आना ही नहीं था मनोविज्ञान में, प्रयोग ही नहीं किया जाना था, जिसका यूज ही नहीं किया जाना था, वो शब्द यहां पर आज मनोविज्ञान में बेखौफ आज शिक्षा में बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा है। दैट्स वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि चेतना तो बहुत बुरा शब्द है, बेकार शब्द है, आउटडेटेड है, इसको प्रचलन में नहीं आना था, इसको तो यूज ही नहीं किया जाना था। इतनी भरसक निंदा करने वाले व्यक्ति चेतना की कौन है? वो है विलियम मैकडूगल। गजब की बात है। यानी कि सीधी सीधी अगर अपन बात कहें तो विलियम मैकडूगल ने वाकई चेतना की, यानी 19वीं सदी के चेतना के मनोविज्ञान की कटु आलोचना की, घोर निंदा की, और यहां पर बताया कि नहीं, चेतना तो बेकार का शब्द है, इसे तो प्रचलन में आना ही नहीं था, और अगर आ गया तो ये तो मनोविज्ञान के लिए दुर्भाग्य वाली बात हो गई। ऐसी बात की विलियम मैकडूगल। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे आलोचक हैं हमारे, और वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कौन है बेटा? सिगमंड फ्रायड हैं। और सिगमंड फ्रायड का नाम आते ही आपके जहन में ढेर सारे प्रश्न बन जाते हैं। सिगमंड फ्रायड वियना के रहने वाले थे।
वियना, और ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखने का कॉन्सेप्ट है। और सिगमंड फ्रायड स्वयं एक मनोचिकित्सक थे, एक मनोचिकित्सक थे, और मनोचिकित्सक को हम लोग अंग्रेजी में साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, मनोचिकित्सक थे खुद पेशे से, यानी पागलों के डॉक्टर, मनोरोगियों के डॉक्टर सिगमंड फ्रायड थे। इनका जन्म 1856 में हुआ था। इनका जन्म 1856 में हुआ था और 1939 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके अतिरिक्त यहां पर अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का जनक। मनोविश्लेषण याद या नहीं जानते हो? साइको एनालिसिस, द कंसेप्ट ऑफ साइको एनालिज्म, फादर ऑफ साइको एनालिज्म इज कॉल्ड सिगमंड फ्रायड एज साइकेट्रिस्ट। ठीक है, साथ साथ इनको किसका, मनोविश्लेषणवाद के साथ साथ इनको स्वप्न विश्लेषण का भी जनक कहते हैं। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषणवाद का भी जनक कहते हैं। सिगमंड फ्रायड को अगर हम बात करें तो फ्रायड भाई साहब को हम लोग अचेतन, अवचेतन, अचेतन, अवचेतन, जिसे आप अर्धचेतन भी कहते हैं, उसके अतिरिक्त प्रक्षेपण, रक्षा युक्तियों, का जनक कहते हैं, का जनक कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिगमंड फ्रायड को मनोलैंगिक विकास का भी जनक कहा जाता है। मनोलैंगिक विकास, ओवरऑल अगर हम इंग्लिश में देखें तो साइको एनालिज्म, ड्रीम एनालिसिस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, प्रोजेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब का फादर, एंड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का भी इनको जनक कहा जाता है। इट मीन्स सभी को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इस क्लास को सुनते हैं, अगर बार बार सुनते हैं, तो चूंकि वीडियो क्लासेस का यही तो फायदा है बेटा, ऑफलाइन क्लासेस का इतना मजा नहीं है जो आपको इन वीडियो क्लासेस का है। ऑफलाइन क्लास में आप सिर्फ एक बार कॉपी में लिखते हो और एक बार ही सुनने का मौका मिलता है, वन टाइम। उसके बाद फिर बोला क्या था वो सब भूल जाते हो, कॉपी में लिखा था वो दिखता है, और कॉपी में इतना नहीं लिखा होता जितना समझाया जाता है। हम लोग कितने सारे डेली एग्जाम्पल के, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको देते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, वो आपको कौन सुनाएगा, कॉपी में तो नहीं लिखे होते। इसीलिए वीडियो क्लास का पढ़ना एक अपने आप में एक अद्भुत कला है। इसको आप बार बार सुन सकते हैं कि यार सर ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, सर ने उसको कौन सी कहानी से जोड़ा था, सर ने उसको कैसे समझाया था। वहां पर तो सीधा सीधा लिखा है, बस ये लिख दिया इनके जनक है। अरे भाई क्यों है जनक, ये तो मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा ना। इसीलिए वीडियो क्लासेस का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही रुतबा है, एक अलग ही तरीका होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे जो दिमाग लगाते हैं ना, लगाने दो, आपके कंपटीशन से बाहर हैं। जिनको मेरे बैच लेना है, अपने और प्रिय बच्चों को भी आप बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा मेरे कहने से कि वो इस लाइव बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि आप जितने बच्चों को बताएंगे ना अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि कहते हैं
माँ भारती का कोष ये खजाना ऐसा है विद्या रूपी, जिसको आप जितने बच्चों तक जितना जितना सर्कुलेट करेंगे, जितने लोगों तक खर्च बढ़ाएंगे, आपका उनसे ज्यादा बढ़ेगा। ये रियली इम्प्लाइड मीनिंग है, निहित अर्थ है, जिसको जानने वाला जानता है। और जो लोग अपने ज्ञान को छिपाते हैं ना, जिंदगी में उनका ज्ञान कम होता जाता है और उनका सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होता। इसलिए आप तो सर्कुलेट करो, बताओ कि संजय सर लाइव बैच में कुछ यार अलग ही स्पेसिफिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसका एक अलग ही सुनने का मजा है। आप बार बार सुनो। अरे नोट्स वोट्स को मारो गोली, वो तो मार्केट में मिल जाते हैं, दुनिया भर की किताबें मार्केट में पड़ी हैं, आप वहां से लो और परचेज करो। यहां क्या हम झक मारने के लिए आए हैं? नहीं, यहां पर हम लोग बार बार सुनना है, बार बार चीजों को समझना है, एग्जाम्पल्स को बार बार सुनना है, कहानियों को बार बार सुनना है, उसी का मजा है। ये आपको कभी भी ऑफलाइन में नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन से समझ में आता है, क्या खाक समझ में आता है? ऑफलाइन में वन टाइम आप अपनी कॉपी में लिखते हो, सिर्फ कॉपीज भरते हो और नोट्स बन जाते हैं। नोट्स को क्या माथे में मारोगे क्या? जब आपको चीजें समझ में नहीं आई, जब आपको कहानी याद नहीं रही जिसके साथ मैंने उस टॉपिक को जोड़ा था, तो फिर क्या फायदा? ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, होना ही चाहिए। और जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं, वो तो सोने पे सुहागा है, वो तो क्या है, सोने पे सुहागा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो ये सिगमंड फ्रायड की छोटी सी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, सिगमंड फ्रायड ने जो आलोचना की वो क्या थी? सिगमंड फ्रायड द्वारा चेतना की आलोचना, ये पढ़िएगा। यानी कि मैं आपको ये बताने वाला हूं, मैं समझाने वाला हूं कि भाई सिगमंड फ्रायड ने मनोचेतना के मनोविज्ञान की जो आलोचना की है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने किस आधार पर की कि मनोविज्ञान चेतना का नहीं है? क्योंकि इसके पीछे की छोटी सी कहानी यह है कि ये कहते हैं कि मन और मस्तिष्क के तो 3 स्वरूप होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें चेतना एक स्वरूप है। चेतना सिर्फ एक स्वरूप है, तो बाकी 2 स्वरूप कहां गए? उनको आपने कैसे अनदेखा कर दिया? उनको आपने कैसे इग्नोर कर दिया? आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, आप तो बेवकूफ है कि मनोविज्ञान को सिर्फ आप चेतना के आधार पर परिभाषित कर रहे हैं, अचेतन के आधार पर क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मैंने आपको बताया था चेतना के जनक विलियम वुंट और टिचनर हैं, फ्रायड नहीं है। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है मेरे बच्चों, आपको समझना है। देखो ध्यान से समझना है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने मनोविश्लेषणवाद में मन और मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई इन्होंने। मन या मस्तिष्क की अवस्थाएं, इनको हम मानसिक अवस्थाओं के नाम से भी पुकारते और जानते हैं। मन या मस्तिष्क की अवस्थाएं कितनी होती हैं? यू नो गाइस, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है, आपने खूब जानते हो। 3 होती हैं। पहली चेतन, जिसको आप कॉन्शियस कहते हो। ठीक है। दूसरी अर्धचेतन, इसको अवचेतन भी कहते हैं, ध्यान रखना। आजकल यही नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, अवचेतन। इसको सब कॉन्शियस कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है आपका अचेतन। अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, आप समझिएगा। ओवरऑल नेहा, बिल्कुल बेटा,
परफेक्ट, सही बात है। ये ऑनलाइन का मजा ही कुछ और है, क्योंकि उसको आप 5 बार सुन सकते हो यार। ऑफलाइन में एक बार मौका मिलता है, पैसा जाता है मोटा, बहुत सारा पैसा लगता है। यहाँ कितना सा रिचार्ज किया आप लोगों ने, और उसमें इतनी अच्छी क्लास आपको मिल रही है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मैं मेरी ऑफलाइन में भी इतना तगड़ा आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन में कमजोर पढ़ाता हूँ, खूब जबरदस्त पढ़ाता हूँ, ताकत झोंक के पढ़ाता हूँ, शानदार पढ़ाता हूँ, रिजल्ट भी शानदार होता है। लेकिन कारण क्या है, वहां पर मौका आपको एक बार मिला है, फर्क सिर्फ इतना है सुनने का। यहां पर 10 बार सुनो ना, 20 बार सुनो, 50 बार सुनो, मना किसने किया है? रोकने वाला कौन है? 1 साल तक वैलिडिटी है आपकी, आप कितनी बार ही सुनो। दैट इज द बेनिफिट फॉर यू। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहां पर चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब देखो बेटा, यहां पर जो सिगमंड फ्रायड हैं वो कहते हैं कि भाई ये चेतन जो होता है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ 1/10 भाग होता है, यानी ओनली 10% होता है, 10% होता है। अर्धचेतन जो होता है भाई, वो तो यहां पर केवल और केवल 0% होता है सिर्फ नाम का। समझाऊंगा ये क्या रोल करता है। और फिर अचेतन जो होता है वो 9/10 होता है। कितना होता है बेटा? 9/10, 9/10 भाग। 9/10 भाग यानी 90% यही होता है। तो यानी प्रत्येक प्राणी, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनके मन मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड चेतन तो सिर्फ छोटा सा भाग है, 1/10 यानी केवल 10%। इसलिए इसका नाम पड़ गया सूक्ष्म खंड। सूक्ष्म खंड क्या नाम रख दिया? सूक्ष्म खंड। ये तो छोटा सा टुकड़ा है। और विशाल खंड, बड़ा खंड कौन सा है? वो है आपका ये विशाल खंड है। ये कैसा खंड है बेटा? विशाल खंड है, बड़ा खंड है। इट मीन्स एक बात तो समझ में आती है कि यहां पर सिगमंड फ्रायड की जब हम वकालत करते हैं, सिगमंड फ्रायड को जब हम पढ़ते हैं, तो बात क्लियर समझ में आती है कि भाई बड़ा खंड तो अचेतन है और छोटा खंड चेतन है। तो फिर 19वीं सदी के लोग कितने महामूर्ख थे, सिर्फ छोटे से टुकड़े के आधार पर, छोटे से खंड के आधार पर, जो सिर्फ 10% है। चेतना प्राणी की केवल 10% होती है। अभी मैं जग रहा हूं, होशो हवास में हूं, तो बोल पा रहा हूं, आपको आपके लिखे हुए शब्दों को सुन पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो चेतन है। लेकिन कुछ देर बाद मैं जैसे ही क्लास ऑफ करूंगा, तब भी क्या आप मुझे दिखाई देंगे? आपके लिखे हुए शब्द नहीं दिखाई देंगे? नहीं। तो वो उठकर के कहां चले जाएंगे? अचेतन के पास चले जाएंगे। इसीलिए ये अचेतन जो है ये विशाल खंड है, बड़ा खंड है। इसमें मसाला, आपने चेतन में कोई चीज देखी और फिर दूसरी चीज देख रहे हैं तो पहले वाली चीज यहां पर चली गई, तीसरी देख रहे हैं तो पहली 2 यहां पर चली गई, चौथी देख रहे हैं तो पहली 3 यहां पर चली गई, तभी तो चौथी दिखाई देगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं अभी कैमरा देख रहा हूं या आपको देख रहा हूं, सिर्फ मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, तो मेरे पीछे क्या है मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे तो सिर्फ आप दिख रहे हैं ना। जैसे ही मैं पीछे वालों को देखूंगा तो आप क्या होगा, मतलब अब मेरा मुंह इधर है, मैं अब इसको देख रहा हूं, तो फिर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो जो सामने है दैट इज चेतन, जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। जिस आवाज को आप सुन रहे हो दैट इज चेतन, जिस आवाज को सुन रहे हो। और जो अभी मस्तिष्क में चल रहा है, जो अभिव्यक्ति, जो भाव, जो विचार, जो कल्पना, जो चिंतन, वो भी चेतन है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे उद्दीपक के साथ जुड़ते हो तो फिर पहले वाले उद्दीपक के साथ जो स्मृतियां थी वो कहां चली जाती हैं? अचेतन के पास। इसलिए अचेतन दुनिया भर की इच्छाओं का भंडार है, काम प्रवृत्तियों का कुंड है। यहीं पर तो पड़ी होती हैं वो इच्छाएं। काश आज तो मैं लंदन ब्रिज की सैर कर रहा होता और मेरे हाथों में हाथ डालकर एक पहेली सी, एक प्रेयसी सी मेरे साथ लंदन ब्रिज की सैर कर रही होती, हम लोग कश्मीर की वादियों में घूम रहे होते। और ऐसा नहीं हुआ, चेतन में उस इच्छा ने जन्म लिया और फिर आपने उस इच्छा का दमन कर दिया, वो यहां कर पड़ी है।
जब कभी आप कश्मीर जाते हो तो वही बात आपको पुरानी याद आती है, अचेतन से उठकर वो चेतन में आती है कि काश, राइट। तो ये वही चीज है, इसीलिए अचेतन को यहां पर इन लोगों ने, फ्रायड ने कहा कि ये 19वीं सदी के लोग मूर्ख थे जिन्होंने मनोविज्ञान को छोटे से खंड, छोटे से टुकड़े के आधार पर, छोटे से सूक्ष्म खंड के आधार पर परिभाषित कर दिया और अचेतन को अनदेखा ही कर दिया, उसका नाम ही नहीं लिया। तो ये तो महामूर्ख थे। जिस विशाल खंड को, बड़े खंड को छोड़कर, अचेतन को छोड़कर सिर्फ चेतना के आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित करना, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट राइट। क्लियर? ये बात कहते हैं सिगमंड फ्रायड। फिर हम बात कर लें तो यहां पर इनके जब अचेतन की कहानी पढ़ते हैं तो अचेतन तो बड़ा जबरदस्त है। अचेतन, अनकॉन्शियस, ये काम प्रवृत्तियों का कुंड है। काम प्रवृत्तियों का कुंड इसी को कहते हैं। इसको इच्छाओं की जननी कहते हैं। दुनिया भर की इच्छाएं जो जन्म लेती हैं वो यहीं से लेती हैं। काम प्रवृत्तियों का कुंड कहते हैं, इच्छाओं की जननी कहते हैं, और दमित इच्छाओं का भंडार गृह। जो भी आप इच्छाएं पालते हैं चेतन में, वो सब दमित हो जाती हैं, और दमित बनकर, चूंकि आपको आपका पसंदीदा खाना नहीं मिला तो आपने अपनी इच्छा को मार दिया, आपको आपकी पसंदीदा प्रेयसी या प्रियतमा या प्रियतम नहीं मिला तो आपने अपनी इच्छाओं को दमन कर दिया। लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, जब वो वाला चेहरा आपको पुराना वाला दिखता है तो अचेतन से उठकर वो वाली स्मृति चेतन में आती है, और फिर एक बार मन करता है चेतन में आकर कि काश मेरे कांप फूटे करम, ऐसा हो जाता, ऐसा वैसा होता। तो ये क्या है? सचमुच सिगमंड फ्रायड के अनुसार वही प्रवृत्तियां। इसीलिए प्यारे बच्चों, यहां पर इनकी तुलना, यानी तीनों अवस्थाओं की तुलना इन्होंने बर्फ के एक टुकड़े से की है। तुलना एक हिमखंड से की है, आइस ब्रेक, हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा। एक बार प्रश्न पूछा था कि सिगमंड फ्रायड ने मन मस्तिष्क की, यानी मानसिक अवस्थाओं की तुलना किससे की है? बर्फ के टुकड़े से, पत्थर के टुकड़े से, लकड़ी के टुकड़ों से। तो आपका आंसर होगा बर्फ के टुकड़े से। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे जाके। कैसे करोगे भाई? आप एक पानी से भरा हुआ बर्तन लो, पात्र लो, और उसमें एक बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को पानी में डाल दो, उस पात्र में डाल दो। आप देखेंगे कि उसका 10% भाग ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो ऊपरी सतह के रूप में होगा। बाकी 90% भाग जो होता है ना, वो पानी में अंदर डूबा रहता है। ठीक वैसे ही 90% अचेतन जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है, छुपा रहता है, लेकिन वो 90% है। और जो सिर्फ दिखाई देता है ऊपर की परत, वो सिर्फ 10% है। तो जो दिखाई देता है वो चेतन है, और जो दिखाई ना देता वो अचेतन है। इसीलिए उसकी तुलना, इन तीनों की तुलना बर्फ के एक टुकड़े से कर दी सिगमंड फ्रायड ने। सो प्रिय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मनोविज्ञान चेतना का नहीं अपितु व्यवहार का विज्ञान है। इस बात की हमें जानकारी इन तीन आलोचकों से, सबसे पहले मैंने वुडवर्थ पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको कहा, क्या कहा कि विलियम मैकडूगल की बात की, चेतना की निंदा की उन्होंने, और फिर मैंने आपको सिगमंड फ्रायड की बात की। सिगमंड फ्रायड वास्तव में यहाँ पर चेतना को नकार देते हैं और अचेतन की बहुत बड़ी वकालत करते हैं। इसी आधार पर इनको अचेतन और अवचेतन का भी जनक कहा जाता है। किसको? सिगमंड फ्रायड को। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? देखो, चीजें तो बहुत सरल हैं, आपने पढ़ी खूब है, रटी खूब है, लेकिन समझो बेटा चीजों। ये क्लास मेरी क्लास समझने की क्लास है। मैं एनर्जी लगाता हूं यार, इसमें एक अलग मजा है। क्लियर? चलिए बेटा, तो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान को इन 20वीं सदी के लोगों ने व्यवहार का विज्ञान कहा। तो व्यवहार का विज्ञान कहने का तर्क क्या है?
अब पहला क्वेश्चन, व्यवहार का विज्ञान, है ना। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, ठीक है। और उसका तर्क क्या है, तर्क क्या है, तो सीधे से अर्थ में क्योंकि व्यवहार प्रेक्षणीय है, प्रेक्षणीय है, कौमा वस्तुनिष्ठ है, मापित है, मूल्यांकन संभव है, वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, आदि सभी। कुल मिलाकर मनोविज्ञान, व्यवहार क्या है, प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियां, खेलना कूदना उठना बैठना आना जाना रोना हंसना मचलना लिखना पढ़ना आदि सभी क्रियाएं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, संस्कृति सभ्यता, आपका देखने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, आपका खाने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपका दिखाने का ढंग, आपका पहनने का ढंग, एवरीथिंग इज कॉल्ड बिहेवियर। व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था, 1905 में किया था, अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाकई इसीलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और आज व्यवहार का विज्ञान कहने के पीछे सिर्फ तर्क यही है क्योंकि किसी भी प्राणी का, किसी भी बालक का, किसी भी मानव का, किसी भी शिशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन प्रेक्षण के आधार पर होता है, अवलोकन के आधार पर होता है, वस्तुनिष्ठता के आधार पर होता है। जो है सही है, जो दिखाई दे रहा है वो सही है, वो प्रैक्टिकल है। वो क्या है? प्रैक्टिकल है। अरे भाई, कोई बच्चा कैसे चल रहा है तो वो उसकी प्रैक्टिकल चाल है ना, तो आपने उसे देखा और जान लिया, दैट इज बिहेवियर। इसे ही व्यवहार कहा है। क्लियर? तो कहने का अर्थ मेरा यही हुआ बेटा कि निश्चित तौर पर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस बात की वकालत की 20वीं सदी के लोगों ने, जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मनोविज्ञान की विकास की यात्रा के चारों चरण यहाँ पर आकर के कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है बेटा? और इसके आगे की क्लास आपको नोटिफिकेशन अब मिल जाया करेगा, मैं कोशिश करूँगा। और आज फिर से एक बार बोल दूंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। बाकी आज की क्लास हमारी ये हो चुकी है कंप्लीट, मुझे लगता है 1.25 घंटे की हो गई है। खैर जो भी है, तो शाम को 8 बजे नहीं होगी ये क्लास। अब शाम को तो आपकी YouTube वाली 9 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें और बहुत मज़ेदार क्लास होती है वो, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको ज़रूरी है। ठीक है? बाकी तो 50 टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी और यहाँ तक जो पढ़ाया है वो आज आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, अपडेटेड मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका लक्ष्य आपको मिले, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग डेली बिंदास अंदाज में ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। और कल की क्लास का टाइमिंग मैं शाम को बता दूंगा। ठीक है? ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।